हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की पीवाईक्यूज, और ये जो है सेकेंड सेमेस्टर की पीवाईक्यूज है। इसका पार्ट फर्स्ट जो था वो हमने डिस्कस कर रखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और मे बी पार्ट 3 आते आते आपका ये क्वेश्चन पेपर का जो है कंप्लीट डिस्कशन हो जाए। आपके जो MGKVP का पैटर्न था वहां पे क्या था कि 75 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलने वाले थे, और इस तरीके से आपके 75 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर था। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन थे, लाइक हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि ये वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स इज द, मतलब कि ये कौन सा जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन शो होता है, ऐसी ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था। और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? जिनेटम था। जिनेटम जो है वो सबसे एडवांस ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का। ये माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है, और इसी को ये जो है कि डबल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट पॉजेस द मोटाइल स्पर्म्स। इसमें से कौन सा जो है कि ग्रुप है आपके पास प्लांट का जिसके पास मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं? मतलब कि आप सबको पता है कि हमने क्या पढ़ा था। हमने जब स्टार्ट किया था आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी, उसके बाद हमने सेकंड सेमेस्टर में ब्रायोफाइट्स पढ़ा, और टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स आपको इस यूनिट में पढ़ना था। हमने आपको बताया था कि जो पहले की लाइफ थी वो एक्वेटिक थी, मतलब जो ओरिजिन हुआ है लाइफ की वो वाटर फॉर्म में हुई है, और मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम क्या था? वाटर था। लाइफ की ओरिजिन ही वाटर में हुई थी, क्योंकि वाटर में जो केमिकल रिएक्शंस होते थे उसके लिए प्रॉपर मीडियम जो है वाटर प्रोवाइड करता था। तो इसीलिए जो एल्गी थी या जो ब्रायोफाइट्स थे, इनके पास क्या था? इनके पास हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि इनके पास होते हैं क्या? फ्लैजिलेटेड जो है कि एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, जिसे हम लोग मेल गैमेट्स कहते हैं। ये जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर इनका होता है ये हेल्प करता है इनके मूवमेंट में, ये हेल्प करता है मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाने में। तो इसी में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, जिनकेगोसाइडेस जो है कि फर्न्स और ऑल द अबव, तो इसमें दिया गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके पास मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्गी है उसमें भी मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं वहां पे भी कंप्लीटली मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में भी मोटाइल स्पर्म्स होते हैं जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म्स की जो प्रिमिटिव ग्रुप है वहां पे भी जो है मोटाइल स्पर्म्स देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में फर्न्स जो है वो एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है। फर्न्स जो है वो एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है। साइकस जो साइकेडेशी फैमिली का मेंबर है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म्स है, उसके अंदर भी जो है बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स देखने को मिलता है, और जिनकेगो में भी बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाता है कि ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जो सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें सबके पास क्या है? बाइफ्लैजिलेटेड, या उनके पास कह सकते हैं कि मोटाइल स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल स्पर्म्स क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम जो है वाटर था मेनली पहले प्रिमिटिव ग्रुप में। उसके बाद जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है उनमें भी मोटाइल स्पर्म्स जो उनके एंसेस्ट्री को शो करता है, ऐसे उनके अंदर मोटाइल स्पर्म्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिलगोजा इज द सीड ऑफ। आप लोगों ने चिलगोजा कभी खाया होगा या फिर चिलगोजा के बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे लोगों को चिलगोजा वगैरह से एलर्जीज भी होती है। ये मतलब बहुत लोगों को ये एलर्जिक रिएक्शन या इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए भी काम आता है, मतलब होता है उससे। ऑप्शन दिया है साइकस, पाइनस, इफेड्रा, जिनकेगो। ये चारों जो मेंबर है ये आपके जिम्नोस्पर्म्स के मेंबर है। मतलब कि साइकस भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, पाइनस भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है, इफेड्रा भी और जिनकेगो भी, ये सारे के सारे एक प्रकार के क्या है? जिम्नोस्पर्म्स है। और चिलगोजा जो मिलता है वो मेनली साइकस से मिलता है, साइकल्स डिकोजिनेटा से मिलता है, और इसके जो सीड्स होते हैं उसे हम लोग चिलगोजा के फॉर्म में यूज करते हैं, ये एडिबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लार्जेस्ट स्पर्म्स। ये क्वेश्चन भी जिम्नोस्पर्म वाले यूनिट से है। यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट का नेम है, या इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास लार्जेस्ट क्या होता है? लार्जेस्ट स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे भी लार्जेस्ट स्पर्म की बात आए, लार्जेस्ट ओव्यूल की बात आए, तो यहाँ पे, या फिर लार्जेस्ट आर्चिगोनियम की बात आए, तो वहाँ पे आपको जाना है साइकस के साथ। साइकस एक ऐसा स्पीसीज है जिम्नोस्पर्म का जिसमें सबसे बड़ा जो है ओव्यूल होता है, सबसे बड़ा स्पर्म्स
होते हैं, सबसे ज़्यादा आर्चिगोनिया की साइज होते हैं। तो उस तरीके से इसके पास जो है लार्जेस्ट की, मान लीजिए कह सकते हैं कि सारे जो लार्जेस्ट वाले क्वेश्चन के आंसर हो वो साइकस के साथ ही जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आता है साइकस। साइकस क्या है, ये एक आपने अपने कॉलेज वगैरह में देखा होगा किस तरीके से ऐसी रहती है, स्टेम मतलब स्टेम रहती है, कह सकते हैं उस पर इस तरीके से लीफ की जो है ब्राउन ब्राउन जो है कि आपको स्पॉट्स देखने को मिलेगा, और इस तरीके से कॉम लाइक आपको इस तरीके से लीव्स देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो प्लांट होता है इसे हम लोग कहते हैं साइकस। तो साइकस में क्या होता है, लार्जेस्ट स्पर्म्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और ये अगर स्पर्म के साथ साथ लार्जेस्ट ओव्यूल पूछता है तो भी आपका आंसर जो है साइकस जाएगा। पाइनस क्या है, पाइनस एक निडल लाइक प्लांट होता है। इसकी जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है। पिक्नोजाइलिक इन द सेंस कि वुड जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है और उसका यूज आप मतलब कि किसी भी फर्नीचर वगैरह को बनाने में कर सकते हैं, इतना वो स्ट्रांग होता है। इसकी लीफ जो है निडल लाइक होती है और इसकी साइज काफी बड़ी होती है। साइकस जो है वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, और ये जो है कि इनकी जो साइकस की जो स्टेम होती है वो क्या होती है, वो मैनोजाइलिक होती है, मतलब स्मूथ वॉल्ड होती है, सॉफ्ट होती है। तो ये साइकस पाइनस हो गया। इफेड्रा भी एक प्रकार का जो है कि इफेड्रा भी एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म्स है। और लास्ट में ऑप्शन क्या है, ऑल इफेड्रा। आई थिंक इफेड्रा एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे शायद ये टेरिडोफाइट्स है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स में से करेक्ट ऑप्शन नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्पर्म्स देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, साइकस में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सराउंडिंग मटेरियल ऑफ वुड फॉर्म द, अभी देखिए हमने ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन देखे थे स्टार्टिंग में, फिर हमने जो है टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चन देखे, फिर उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म थर्ड यूनिट के क्वेश्चन देखे। अब जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो आ रहा है फॉसिल्स वाले क्वेश्चन से, मतलब कि जो फॉसिलाइजेशन वाली आपकी यूनिट है वहां से ये क्वेश्चन राइज है। पूछा गया है द सराउंडिंग मटेरियल ऑफ द वुड फॉर्म द, अगर जैसे हमने जब फॉसिल्स पढ़ा था तो आपको पता होगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। जैसे प्रिमिटिव जो लाइफ के रिमेन्स होते हैं वो हमें अगर मिलते हैं तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, मतलब जो पुरानी लाइफ के जो कुछ अवशेष मिलते हैं आपको, उसे हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। इसकी स्टडी को कहते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी अगर आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो पैलिनोजोलॉजी, अगर आप प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो पैलिनोबॉटनी। तो पैलिनोजोलॉजी या पैलिनोबॉटनी जो है फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि पहले के टाइम पे धरती पे कोई भी जीव एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, वैसे इसके पहले डायनासोर वगैरह का प्रभुत्व था, उसके पहले और भी एनिमल्स का प्रभुत्व था। तो इस तरीके से धरती पे जो है ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। समय समय पे कुछ मान लीजिए चेंजेस होते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाए, या फिर किसी की नेचुरल डेथ भी होती है, और कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि माइक्रोब्स उनकी बॉडी को डिकम्पोज ना कर पाए। जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मान लीजिए कि कोई बर्फ का इलाका था, अभी यहाँ पे कोई एनिमल था जिसकी डेथ हो गई, मान लीजिए कोई ह्यूमन था जिसकी डेथ हो गई, और अभी क्या हुआ, डेथ हुई थी, बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट नहीं हुई थी, तभी तक क्या हुआ, यहाँ पे बर्फबारी हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, बर्फबारी हो गई। अब क्या हुआ कि इसकी पूरी बॉडी जो है बर्फ से ढक गई, इसकी पूरी बॉडी, ये बेचारा मर चुका है तो इसको लेटा देते हैं, ये बेचारा देखिए मर गया है, तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से लटा दिया। अब इसकी बॉडी क्या है, वो पूरी तरीके से कवर हो गई, किससे, बर्फ से, पूरी तरीके से ऐसे कवर हो गई। तो आपको पता है कि माइक्रोब जो है उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ऑप्टिममली एक्टिव होते हैं। चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो वहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन जो है वो सही से नहीं हो पाता है, तो इनकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, और ऊपर से फिर और जो है परतें जमती जाएंगी। और अगर मान लीजिए कि कभी किसी टाइम पे यहाँ पे कोई आके स्टडी वगैरह करता है या यहाँ पे खुदाई वगैरह करता है, तो इनको इस ह्यूमन की जो बॉडी है वो फ्रेश फॉर्म में मिलेगी। मोस्टली जो सबसे बेस्ट तरीका होता है बर्फ वगैरह में ही जो है कि आपको मसल्स तक भी मिलते हैं। जैसे अभी जो है कि साइबेरिया में जो खुदाई वगैरह चल रही थी, स्टडी चल रही थी, तो वहाँ पे इतने फ्रेश जो है मीट मिले थे कि लोग उस मीट को अपने एनिमल्स को, अपने डॉग्स को भी खिला रहे थे। मतलब इतना अच्छा वहाँ पे फॉसिलाइजेशन हुआ था, माइक्रोबियल एक्शन इतना कम हुआ था क्योंकि वो बर्फ वाला इलाका था। उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लीजिए ऑर्गेनिज्म में उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो मसल्स वगैरह हैं वो गल जाते हैं, उस पर माइक्रोबियल एक्शन हो जाता है, लेकिन बोन्स वगैरह तो स्ट्रांग होती हैं, तो बोन्स वगैरह जो है वो नहीं हो पाती है डिकम्पोज, तो वो उसी फॉर्म में वहाँ पे स्टोर हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी का किनारा है, कोई तलहटी है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई तलहटी है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे लेयर वाइज चीज़ें बनती रहती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जब चीज़ें लेयर वाइज फॉर्म होती रहती हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे
डिकम्पोज जाती है और एक समय के बाद अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, आप वहाँ से इसको कलेक्ट करते हो, तो आपको उस टाइम में जो लाइफ की कंडीशन थी, कैसे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, फॉसिल्स के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है द सराउंडिंग मटेरियल ऑफ द वुड फॉर्म द, तो ऐसा कौन सा, देखिए अभी मैंने आपको कितने तरीके बताया कि एक बर्फ में बन जाना, एक तरीके से इस तरीके से सेडिमेंटेशन से बनना, तो फॉसिल्स भी अलग अलग तरीके के हमको मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई लीफ थी, वो गिरी, किसी गीली मिट्टी पे गिरी, या कोई एनिमल था वो गीली मिट्टी में से चल के गया और वहाँ पे उसके क्या है, फुटप्रिंट बन गए। वहाँ पे जैसे हम लोग भी कभी गीली मिट्टी या ऐसे जगह पे जाते हैं तो हमारे फुटप्रिंट वहाँ पे बन जाते हैं, किसी तरीके से वो फुटप्रिंट खराब नहीं हुए और वहाँ पे वो स्टोर हो गए। तो इसे इस तरीके का जो फॉसिल्स बनते हैं इसे कहते हैं इम्प्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि बॉडी की, जैसे बॉडी के मान ली बोन्स वगैरह हैं तो वो किसी पत्थर वगैरह पे गिर जाती हैं, या कोई बॉडी जो है किसी मान लो कि किसी जगह पे मान लो कोई गीली मिट्टी पे गिर गया, अब वहाँ क्या हुआ, उसकी बॉडी का एक शेप बन गया। जैसे लोग करते हैं ना कि जिप्सम वगैरह से अपने हाथ वगैरह का प्रिंट मतलब कि वो जिप्सम वगैरह में वो मतलब आता है, किट वगैरह आता है, तो उसमें अपनी फैमिलीज की हाथ वगैरह या कुछ भी ऐसे अच्छी चीज़ें बना के मेमोरीज बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रिंट हो जाता है। या फिर वो चीज़ें कहते हैं कि जैसे मैं आपको ट्राई करती हूँ समझाने का, कि मान लो कोई ऐसे जगह थी, यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म ने अपना जो है कि वहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, वो इस तरीके से है, तो उसकी बॉडी का जो प्रॉपर शेप होगा वो उस जगह पे छप जाता है। जैसे मान लो कोई गीली मिट्टी, कोई दलदली इलाका है, कोई नदी का किनारा है, तो ऐसा छप जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर सराउंडिंग से, मान लीजिए यहाँ पे मिट्टी है, सराउंडिंग से जो मिनरल का डिपोजिशन है वो उस एरिया में हो जाता है, जैसे वहाँ पे जैसे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी, मतलब कि उस वो बॉडी तो डिकम्पोज हो गई, लेकिन वैसा जगह जो था उस जगह पे मिनरल का डिपोजिशन हो गया। तो ऐसा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनक्रस्टेशन। तो इनक्रस्टेशन एक प्रकार का फॉसिल्स का फॉर्मेशन है, जिसमें क्या होता है कि जो सराउंडिंग में मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जो सराउंडिंग में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो मिनरल्स एक प्रॉपर शेप में, या जहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म की कोई बॉडी होती है, पूरी बॉडी या कोई बॉडी का पार्ट होता है, उसके स्थान पे डिकम्पोज जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनक्रस्टेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है इनक्रस्टेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि कंप्रेस्ड होके कुछ जो है कि चीज़ें आपको फॉसिल्स फॉर्म में मिलती हैं। इम्प्रेशन में मैंने आपको बताया कि जैसे आपने कहीं गीली जगह पे पैर रख दिया तो पैर के प्रिंट वहाँ पे छप गए, कोई लीफ कहीं पे गिरी और हो सकता है किसी जगह पे गिरी हुई और वहाँ पे उसके प्रिंट बन गए हो, तो ऐसा जो फॉसिल्स फॉर्म हमको देखने को मिलता है इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रेशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, इनक्रस्टेशन। लास्ट में अंबर दिया है। अंबर क्या होता है कि पहले जो जिम्नोस्पर्म जब डोमिनेंट कंडीशन में थे तो जिम्नोस्पर्म से एक रेजिनस सब्सटेंस निकलता था, रेजिनस सब्सटेंस निकलता था। वो सब्सटेंस क्या करता था, जैसे मान लो प्लांट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, तो यहाँ पे जो रेजिनस सब्सटेंस निकल रहा है, तो इससे क्या होता था कि मान लो यहाँ पे कहीं कट लग गया है और यहाँ से जो है रेजिनस सब्सटेंस रिलीज हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई मक्खी जा रही है, यहाँ पे मान लो कोई इंसेक्ट जो है वो फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से कोई इंसेक्ट जो है वो फ्लाई कर रहा है, तो अगर मान लो इस इंसेक्ट की डेथ होती है और यहाँ की इस रेजिनस सब्सटेंस में गिर जाता है, तो आपको पता है जैसे जेली वगैरह में कोई भी चीज़ ऊपर से डाल दो तो धीरे धीरे वो अंदर चली जाती है। तो उसी तरीके से ये जो रेजिनस सब्सटेंस है इसके अंदर भी वो ऑर्गेनिज्म जाके फंस जाता है, या उसकी डेड बॉडी जाके वहां पे फंस जाती है। तो उससे क्या होता है कि एक टाइम के बाद, तो उससे क्या होता है कि उसकी बॉडी वहां पे रहती है और रेजिनस सब्सटेंस के अंदर जो है माइक्रोबियल एक्शन बहुत कम होते हैं। अगर ये फॉसिलाइज्ड हो गया तो आफ्टर अ टाइम हमको बहुत अच्छी तरीके के फॉसिल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का जो फॉसिल्स बनता है उससे हम लोग कहते हैं अंबर। बात समझ में आई क्या क्या मतलब है इम्प्रेशन का, इंक्रस्टेशन का, कंप्रेशन का और अंबर का। तो इस तरीके से क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। जस्ट वेट फॉर मिनट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस नहीं करना, उसके सराउंडिंग के जो भी चीजें हैं उसको भी हम लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने आपको फॉसिल्स अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो मैं आपको ट्राई कर रही हूँ कि जो उसके सराउंडिंग के भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। वेयर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। वेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ममीफाइड प्लांट्स या ममीफाइड जो फॉसिल्स बनते हैं आर फॉर्म व्हेन दे आर कंप्रेस्ड। ये बनते कब है, जब इन्हें कंप्रेस किया जाता है। किस तरीके से, मतलब कि जो ममीफाइड जो फॉसिल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से, किस तरीके के कंप्रेशन से होता है। फर्स्ट क्या है वर्टिकल प्रेशर, दूसरा क्या है हॉरिजॉन्टल, तीसरा क्या है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, चौथा क्या है सर्कुलर। तो 4 तरीके के कंप्रेशन यहाँ पे दिए गए, उसमें से किस प्रकार का अगर कंप्रेशन होगा तो यहाँ पे ममीफाइड जो है कि प्लांट्स या ममीफाइड जो है फॉसिल्स का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन होगा। ममीफाइड फॉसिल्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी चीज को आप वर्टिकली प्रेस्ड करते हो, जैसे मान लीजिए कि किसी की बॉडी है या कुछ भी ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो कोई सीड है, वो जब वर्टिकली प्रेस्ड होती है तो वो क्या होगी, जब कोई भी चीज को ऐसे ऊपर से दबाएंगे तो सब फ्लैट हो जाएगी। तो जब चीजें वर्टिकली प्रेस्ड होती है तो वहां पे जिस प्रकार का फॉसिल्स बनता है उसे कहते हैं ममीफाइड फॉसिल्स। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही जानना था कि ममीफाइड फॉसिल्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जब हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, वर्टिकल हॉरिजेंटल प्रेस करते हैं, तो ऐसे किसी भी प्रकार के फॉसिल्स का फॉर्मेशन है। तो जब वर्टिकल जो है कि कंप्रेशन होता है तो ममीफाइड फॉसिल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फॉसिल्स प्लांट्स आर यूजुअली फाउंड इन। जो फॉसिल्स होते हैं वो मेनली कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? फॉसिल्स यहाँ पे प्लांट्स क्या किस जगह पे, बस फॉसिल्स आर यूजुअली फाउंड इन। अगर ये क्वेश्चन रहता तो भी क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, प्लेन्स, फॉरेस्ट सॉइल्स और सी। देखिए, फॉरेस्ट सॉइल और जो प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब आपकी जो समान जो भूमि है वहाँ पे, तो प्लेन्स वगैरह में माइक्रोबियल एक्शन सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लेन्स तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बॉडी मतलब कि किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन होना ही होना है, क्योंकि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल्स में भी डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता है, तो वहाँ पे भी डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट में है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स और सीज। स्ट्रेटिफाइड जैसे बहुत सारे सी ऐसे होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है कि रॉक्स, यहाँ पे भी फॉसिल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में क्या मतलब होता है कि ये जो रॉक्स बनती है ना, जैसे कि मान लो कि ये कोई तलहटी है और उसके किनारे जो है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब वाटर के साथ एक इस तरीके से लेयर बन गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेयर इस तरीके से बन गई, थर्ड लेयर इस तरीके से बन गई, फोर्थ लेयर इस तरीके से बन गई, और यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म की अगर डेथ हुई है तो इससे कहते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक का फॉर्मेशन होना। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो है वो बेस्ट या सबसे ज्यादा पाए जाने वाले फॉसिल्स फॉर्म होते हैं। अगर यहीं पे होता कि बर्फ वगैरह, आइस वगैरह का एग्जांपल होता तो वहां पे भी फॉसिल सबसे अच्छे तरीके के बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोल इज यूजुअली कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ। आप सबको पता है कि हम लोग पेट्रोल, डीजल जो भी चीजें यूज करते हैं, जो भी कोयला यूज करते हैं, कहा जाता है कि ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म को ही इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स है या जो जीवाश्म ईंधन है, जो कोल है, वो किस प्रकार का एक प्रकार, मतलब वो भी एक प्रकार का फॉसिल्स, हम सबको पता है क्योंकि हमें बार बार ये पढ़ाया जाता था कि फॉसिल्स जो कोल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो क्या है, लिमिटेड है हमारे पास। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये पहले की लाइफ का एक कन्वर्ट फॉर्म है। कहा जाता था कि जैसे धरती पे जब एक बार प्रलय आई थी या फिर धरती पे जब मास एक्शन हुआ था, तो जो कुछ जीव थे उनकी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे जो है कि पर्टिकुलर प्रेशर पे वो जो है कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हो पाई थी और वो कहीं पे धरती में जाके मतलब कि सेटल डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से आज हमें कोयला, पेट्रोल ऐसी चीजें देखने को मिलती है। वो पहले की एग्जिस्टिंग लाइफ का ही कोई फॉर्म है, ऐसी बातें हमने पढ़ी थी। तो कोल क्या है, वो किस प्रकार का जो है कि फॉसिल्स है, उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट में दिया है कंप्रेशन, दूसरा दिया इंक्रोस्टेशन, तीसरा दिया पेट्रिफिकेशन और चौथा दिया इंप्रेशन। तो इंप्रेशन तो है नहीं, क्योंकि इंप्रेशन में क्या बनता है, किसी भी चीज की छाप बनती है, जैसे अपने हाथ का छाप दीवार पे लगा दिया, तो ये एक प्रकार का इंप्रेशन है। तो इंप्रेशन तो कोयला होता नहीं, वो काफी सॉलिड होता है, काफी सारे उसमें मतलब कि बायोमास होता है, तो इंप्रेशन तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रोस्टेशन में हमने क्या देखा था? इंक्रोस्टेशन में हमने देखा था कि जब सराउंडिंग के मिनरल्स बॉडी को डिकम्पोज करने के बाद वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं, तो उससे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये इंक्रोस्टेशन है। तो अगर कोल जो है इंक्रोस्टेशन होता तो आज भी वो मिनरल्स हमारे धरती पे प्रेजेंट होते, जो कि सराउंडिंग में जाके जो है कि सराउंडिंग से जाके जो है कि बॉडी साइज का शेप लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इंक्रोस्टेशन भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। कंप्रेशन से भी ये नहीं बने हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया पेट्रिफिकेशन। तो पेट्रिफिकेशन से ही कोयले का फॉर्मेशन हुआ है, और कोयला, डीजल, पेट्रोल ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स फॉर्म है जो एग्जिस्टिंग लाइफ का था। जब मार्स एक्शन हुआ था लास्ट वाला, मतलब कि जब डायनासोर वगैरह के एग्जिस्टेंस था इस धरती पे, तो वहां पे वो जो है डोमिनेंट कंडीशन में थे, और जो कुछ मैमल्स बने थे वो क्या थे, वो कहीं मतलब एक उनका बहुत कम नंबर था, वो बहुत छुप के रहते थे। तो जब मार्स एक्शन हुआ, कहा जाता था कि कोई बहुत बड़ी एस्टेरॉइड, जिसको कि उनका ग्रह कहते हैं, वो धरती पे आए, जिसकी वजह से धरती के जो ज्वालामुखी वगैरह थी वो काफी तेजी के साथ पूरी धरती पे फैल गई। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी साइज, जो डायनासोर वगैरह थी, उनकी साइज वगैरह बहुत बड़ी थी, वो जो एजिम्नोस्पर्म वगैरह थे, वो सारी की सारी चीजें फॉसिल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और जो है कुछ मैमल जो उस टाइम एग्जिस्टेंस में बच गए थे, उन्हीं के एवोल्यूशन से आज की लाइफ जो है वो एग्जिस्टेंस में है। तो यहाँ पे जो कोल है वो एक प्रकार का पेट्रिफिकेशन क्या है, टाइप ऑफ
फॉसिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्लांट ऑफ कैम्ब्रियम पीरियड्स आर। अब ये कैम्ब्रियम पीरियड्स क्या है, तो मैंने आपको एक पहली भी वीडियो में बताया था कि जब हम पढ़ेंगे क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे, तो जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको इयॉन, ईरा, पीरियड, इपॉक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो कैम्ब्रियम पीरियड भी एक प्रकार का जो है कि आपको कह सकते हैं कि एक प्रकार का पीरियड है। जैसे कि हमने पढ़ा, हम लोग, आपने अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि क्या था कि प्रोटेरोजोइक ईरा था, आर्कियोजोइक ईरा था, क्या मतलब कि फिर उसके बाद पहले जो है कि आपका मतलब कि पहले एकदम जब लाइफ एब्सेंट थी हमारे यहाँ पे तो वो वाला ईरा था। फिर उसके बाद लाइफ जब आई तो आर्कियोजोइक ईरा आया, फिर उसके बाद पैलियोजोइक ईरा आया, सीनोजोइक ईरा आया, और अभी जो करेंट में चल रहा है वो मीसोजोइक ईरा है। तो मीसोजोइक ईरा, तो इस तरीके से ईराज बने थे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब कैम्ब्रियम पीरियड में किस प्रकार की प्लांट लाइफ प्रेजेंट थी। तो कैम्ब्रियम पीरियड्स तक जो है कि सब सिर्फ माइक्रोब्स वगैरह प्रेजेंट थे। इसके पहले का जो कंप्लीट टाइम होता है उससे हम लोग कहते हैं प्री कैम्ब्रियम एरा या फिर प्री कैम्ब्रियम टाइम पीरियड। तो कैम्ब्रियम जो पीरियड है उसके पहले की जितनी भी लाइफ थी वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फॉर्म में या स्पोर्स डिस्पर्सर या एल्गी फंगी वाला फॉर्म था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आता है एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया। इसका कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आ गया जब आपको कंप्लीट जियोलॉजिकल टाइम समझ में आ चुका होगा, तो कि आर्कियोजोइक ईरा क्या था, फिर प्रोटीरोजोइक ईरा क्या था, फिर उसके बाद मेसोजोइक क्या था, सीनोजोइक क्या था, किस तरीके से इराज के अंदर कैम्ब्रियम पीरियड्स था, कैम्ब्रियम पीरियड्स में किस प्रकार के एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरीके के प्लांट्स का फॉर्मेशन हुआ, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी बस इतना समझ लीजिए जो कैम्ब्रियम पीरियड है वहां से धरती पे जो डाइवर्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का बढ़ना स्टार्ट हुआ था। कैम्ब्रियम पीरियड के पहले के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और उस टाइम जो चीज़ें बनी थी वो कहीं माइक्रोब्स थे, कहीं बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था। तो कैम्ब्रियम पीरियड आने के बाद एल्गी, फंगी और इन सारी चीज़ों का एवोल्यूशन स्टार्ट हो पाया था। तो कैम्ब्रियम पीरियड्स में ना तो हमारे पास एंजियोस्पर्म थे, ना तो जिम्नोस्पर्म थे, ना तो टेरिडोफाइट थे। यहाँ पे जो प्लांट थे वो एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया थे। उसके बाद कैम्ब्रियम पीरियड के बाद ऑर्डोविशियन आया, सिलूरियन आया, फिर उसके बाद डेवोनियन आया, पर्मियन पीरियड आया। तो ये सारे पीरियड्स में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। फिर उसके बाद जब आप मीसोजोइक ईरा में आओगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको ट्रायसिक देखने को मिलेगा, जुरेसिक और जो है कि ट्रायसिक पीरियड में आपको देखने को मिलेगा कि जो डायनासोर वगैरह थे उनका इवोल्यूशन हो रहा था, जो जिम्नोस्पर्म थे उनका उत्पत्ति हो रहा था। उसके बाद आप जब जुरेसिक में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डायनासोर वगैरह जो है एग्जिस्टेंस में, मतलब उनका जो है वर्चस्व था धरती पे। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती गई और लाइफ के प्रिमिटिव फॉर्म से आज के एडवांस फॉर्म बनते गए। उसी का लाइफ फॉर्म का एक जो टेबल के फॉर्म में डिवाइड किया गया उसी को हम लोग जियोलॉजिकल टाइम कहते हैं। यहाँ पे आपको ये रखना है कि कैम्ब्रियम पीरियड काफी पुराना पीरियड है, यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हुई है। तो एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया जैसे लाइफ उस टाइम पे एग्जिस्टेंस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉसिल्स आर बेस्ट प्रिजर्व ड्यूरिंग। सबसे अच्छे तरीके के फॉसिल्स किस प्रकार के जो है कि फॉसिल्स में बनते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया, तो आप बताएंगे कि किस में सबसे अच्छे तरीके के फॉसिल्स बनते हैं। पहला है कंप्रेशन, दूसरा है पेट्रिफिकेशन, तीसरा है इंप्रेशन, चौथा है इंक्रस्टेशन। तो कंप्रेशन का मतलब कोई भी चीज, कोई भी बॉडी जो है वो कंप्रेस्ड होने के बाद जो है इसके फॉसिल जो बनते हैं। पेट्रिफिकेशन मतलब जो कोयला वगैरह है। इंप्रेशन मतलब जब कहीं पे किसी चीज की छाप पड़ जाती है, और इंक्रस्टेशन मतलब जब सराउंडिंग के मिनरल्स डिकम्पोज होकर बॉडी का शेप बना लेते हैं, तो उसमें उस तरीके का। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन देना है कि किस तरीके के फॉसिल जो है बेस्ट यहाँ पे बनते हैं। सिर्फ ऑप्शन ABCD आपको नहीं लिखना है, आपको पूरे ऑप्शंस का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा फॉसिल जो है वो बेस्ट तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द प्लांट ऑफ कैम्ब्रियम पीरियड इज। ये तो हमने देख लिया है, ये स्लाइड 2 बार हो चुकी है। यहाँ पे दिया है अंबर रिप्रेजेंट द फॉसिल्स फॉर्म ऑफ। अंबर के बारे में हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था कि अंबर क्या था, कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट थे जो कि हमारे ट्रायसिक और जुरेसिक टाइम पीरियड में रहते थे, एग्जिस्टेंस में थे, उसमें क्या था कि कुछ उसके प्लांट्स में अगर कहीं कट लग जाता था तो कुछ रेजिनस सब्सटेंस निकलते थे, कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता था। जैसे आप अभी भी अगर मान लीजिए कि पपीते का प्लांट काट देते हैं या फिर कनेल वगैरह के काटते तो वहाँ से मिल्की सब्सटेंस निकलता है। उसी तरीके से अगर आप किसी जिम्नोस्पर्म में काटते थे तो वहाँ पे क्या होता था, कुछ रेजिनस पार्ट निकलता था। उस रेजिनस पार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर कोई लिविंग फॉर्म जो है ट्रैप हो जाता था तो उसकी बॉडी क्या है, फॉसिल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती थी। तो फॉसिल्स फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद के लिए तो यहाँ पे अंबर दिया है कि अंबर जो फॉसिल्स बनता है उस किसकी हेल्प से बनता है। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के हेल्प से बनता है, रेजिनस टिश्यू के हेल्प से बनता है, वुडी टिश्यू के हेल्प से बनता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो रेजिनस टिश्यू से ही रेजिनस सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है जो कि हेल्प करते हैं किसमें, ये हेल्प करते हैं अंबर फॉर्मेशन
फॉर्मेशन में। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन जाइलम कैरेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल विद एंजियोस्पर्म्स। इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है प्लांट का जो कि जाइलम की कैरेक्टर्स, मतलब जाइलम जो होता है वो एंजियोस्पर्म के सिमिलर होता है। ये सारे जो ग्रुप है, चाहे साइकेडल्स हो, चाहे कॉनिफरल्स हो, चाहे जिनेटम हो, चाहे तो आपका नन ऑफ द अबव, मतलब नन ऑफ द अबव क्या ही ऑप्शन है। तो इसमें से कोई भी ग्रुप हो, तो इसमें से कौन सा जो है ग्रुप ऐसा है जिसके कैरेक्टर जो है वो किससे मिलते हैं, वो एंजियोस्पर्मिक के जाइलम से मिलते हैं। तो एंजियोस्पर्म का जाइलम क्या होता है, एंजियोस्पर्म के जाइलम में हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, हमारे पास वेसल्स होती हैं, हमारे पास ट्रैकिट्स होती हैं, हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा होती है और जाइलम फाइबर्स होते हैं। 4 चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमने ये देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं कि जो वेसल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो उतने डेवलप नहीं होते जितने हमारे पास यहाँ पे होते हैं, मतलब कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जहाँ पे भी सिमिलरिटीज की बात आएगी, चाहे डबल फर्टिलाइजेशन के फॉर्म में हो, चाहे फ्लोएम के फॉर्म में हो, चाहे जाइलम के फॉर्म में हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हमेशा आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, जिनेटम का मेंबर जो है, जिनेटल्स जो है वो सिमिलरिटी शो करता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म दोनों की। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की कनेक्टिव लिंक कही जाती है जिनेटल्स ग्रुप, और इस ग्रुप के अंदर जो जाइलम होते हैं वो एंजियोस्पर्मिक जाइलम के सिमिलर होते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्यूडो फॉसिल्स आर, जो स्यूडो फॉसिल्स है वो क्या है। स्यूडो का मतलब आपने अपने सिलेबस में कई बार पढ़ा होगा कि स्यूडो का मतलब होता है झूठा। अरे वो आपके दोस्त वाला झूठा नहीं, स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा। झूठा फॉसिल्स, झूठा फॉसिल्स का मतलब क्या कि आपको देखने में लगेगा, उसका स्ट्रक्चर देखने को मिल लगेगा कि ये किसी चीज का इंप्रेशन है या किसी फॉर्म का जो है ये इंक्रस्टेशन है, तो आपको देखने में ये लगेगा कि ये किसी न किसी चीज का फॉसिल्स है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉसिल्स नहीं होता, एक्चुअल में वो फॉसिल्स नहीं होता। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि वो मिनरल डिपोजिशन होता है, प्लांट्स या एनिमल्स होता है, प्लांट्स ऑर्गन होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी कि कुछ जो है कि मिनरल्स इस तरीके से डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब डिपोजिट हो जाते हैं कि वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे कि हमने जब इंक्रस्टेशन पढ़ा तो हमने यही पढ़ा ना कि कोई ऑर्गेनिज्म थी, उसकी डेथ हुई तो उसकी बॉडी का शेप जो है वो मिनरल डिपोजिशन की वजह से बन गया, बॉडी डिकम्पोज हो गई, लेकिन बॉडी डिकम्पोज होने के बाद जो जगह खाली बचा था वहां पे मिनरल्स प्रेजेंट हो गए, और वो जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो मिनरल्स क्या किए कि वो फॉसिल्स के फॉर्म में हुए। उससे में उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पता चल सकता है, मतलब कि कोई अगर जैसे कि मैं कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी चीज का साँचा होता है, जैसे मूर्ति वगैरह बनती है तो उसका साँचा होता है, तो उसके अंदर जब भी हम सबस्टेंस डालते हैं तो जैसा शेप रहता है वैसी चीजें बन जाती हैं। तो उसी तरीके से कोई बॉडी अगर डेथ हुई तो वहां पे जितने एरिया में वो रहती है वैसा एक शेप बना लेगी, जैसे कि वैसा उसका शेप बन जाएगा। और वहां पे अगर बॉडी डिकम्पोज हो जाती है तो क्या होगा कि वो शेप, बीच का जगह जो है खाली हो जाएगा। तो उसमें अगर हम मिनरल डिकम्पोज होते जाए, डिपोजिशन होता जाए तो वो बॉडी का शेप वहां पे बन जाएगा। तो यहीं पे ये चीज दिया है, स्यूडो फॉसिल्स आर मिनरल डिपोजिशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स ऑर्गन्स एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो मिनरल डिपोजिशन है वो करेक्ट ऑप्शन है। कभी कभी इस तरीके से मिनरल का डिपोजिशन हो जाता है कि वो ट्रू फॉसिल्स ना होते हुए भी फॉसिल जैसे रिजेंबल होते हैं, तो ऐसे फॉसिल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फॉसिल्स। ठीक है, समझ में आ गया कि स्यूडो फॉसिल्स क्या है, कि फॉसिल्स ना होते हुए भी उनकी मॉर्फोलॉजी या उनकी बनावट देख के आपको ऐसा फील हो, ऐसा प्रतीत हो कि ये किसी भी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ का एविडेंस है, वो उसका क्या है, फॉसिल्स है। लेकिन एक्चुअल में वो कोई फॉसिल्स नहीं होता। मिनरल्स किसी भी तरीके से डिपोजिशन उनका हो सकता है, तो जरूरी थोड़ी ना कि वो प्रॉपर शेप अगर बन रहा है, कोई अगर मतलब मान लो किसी की फिंगर्स की प्रिंट अगर बन रहे हैं, किसी की बॉडी प्रिंट अगर बन रहा है, तो वो एक्चुअल में वो चीज हो ही। कभी कभी ऐसे एट रैंडम भी तो बन सकती है चीजें, तो वही चीज यहाँ पे दी है कि मिनरल डिपोजिशन अगर एट रैंडम हो जाता है तो ऐसे जो फॉसिल्स बनते हैं उनको हम लोग स्यूडो फॉसिल्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी फॉसिलाइजेशन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग टिश्यू ऑफ द प्लांट जनरली लैक न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस की स्पेलिंग थोड़ी सी एरर है, यहाँ पे आप लोग न्यूक्लियस की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि इसमें से ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते। ये क्वेश्चन आया है एनाटॉमी वाले पार्ट से। एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट की हिस्टोलॉजी के बारे में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में जो सेल्स की अरेंजमेंट है उनके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है कैम्बियम ऑफ रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पैरेन्काइमा ऑफ पिथ।
तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आपको पता होगा कि पहला ऑप्शन क्या है, कैम्बियम ऑफ रूट्स। रूट में जो कैम्बियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट में क्या है, कंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम में जो कंपेनियन सेल्स होते हैं उनकी बात हो गई। सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, और लास्ट में क्या है, पैरेन्काइमा ऑफ पिथ। तो अगर ऐसी बात आती है जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट की बात होती है, तो प्लांट के केस में, एनिमल के केस में सबसे पहले दिमाग में आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास नहीं होता है जो है न्यूक्लियस। उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको खाली स्पेस चाहिए होगा, मतलब कि अगर आपको अपने दोस्त को कहीं से लेके आना है या फिर अपने सामान को कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपकी गाड़ी में जो एक्सेस चीज़ें हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसको आपको निकाल देना होता है। मतलब जैसे आप अपने मान लो कि सामान लेने जा रहे हो कहीं पे, तो अभी क्या है कि आपकी गाड़ी में पहले से ही पूरा जो है कि पूरा आपका जो डिग्गी वगैरह है वो भरा हुआ है, तो आप सामान लेके कहाँ आओगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ों की जरूरत नहीं होती उसे पहले निकाल देते हैं कि सामान लेने जाना तो पहले डिग्गी वग्गी खाली कर दो। तो उसी तरीके से अगर आरबीसी को क्या करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि वहाँ पे जो न्यूक्लियस थे, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, या फिर क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस वगैरह आरबीसी वगैरह की लाइफ जो है एक लिमिटेड होती है, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड नहीं कर पाती हैं। नहीं तो एक आरबीसी से 2 से 4 इस तरीके से बनती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक आरबीसी बनती है, उनका लाइफ साइकिल होता है, फिर वो खत्म हो जाती है, उनकी फिर नई आरबीसी बनती है। तो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्या करती हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ करती हैं। उसी तरीके से प्लांट में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब्स क्या करते हैं, सीव ट्यूब क्या करते हैं, ये छलनी जैसे ट्यूब्स होते हैं जिसके अंदर से होकर फूड वगैरह जाती है, और इन सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब ही होता है साथी। तो साथी कोशिका क्या करती है, ये होती है कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है ताकि ये चीज़ों का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में करवा सके, इसलिए कंपेनियन सेल्स के पास क्या नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता है वो न्यूक्लियस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया कि कंपेनियन सेल्स ऑफ द फ्लोएम हैज़ नो न्यूक्लियस इन देयर स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनाटॉमी से लिया गया क्वेश्चन है, रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम। इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको आना चाहिए क्या, रूट के टीएस सेक्शन या एलएस सेक्शन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर आप रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको सबसे बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। सबसे बाहर ड्रॉ होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इसी का सेकंड नाम क्या है, एपिब्लेमा। इसी का सेकंड नाम क्या है, एपिब्लेमा। एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड वाली लेयर होती है वो लेयर हमारी कहलाती है, ये लेयर हमारी कहलाती है कॉर्टेक्स। ये लेयर हमारे पास क्या कहलाती है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद एक अंदर की लेयर होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंडोडर्मिस। ये वाली लेयर क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर इस तरीके से एक सर्कल होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरीसाइकल। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के अंदर क्या होता है, जाइलम होती है, फ्लोएम सेल्स होती है, और सेंटर में क्या होता है, पिथ सेल्स होती है। तो इस तरीके से हम एलएस ड्रॉ करते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है जिसका काम क्या है, इसका काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये रेजिस्टेंट होती है, बाहर के इन्वायरमेंट से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारे प्लांट को बचाती है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जो प्लांट को थोड़ी थिकनेस देता है। उसके सेल्स के पास जो है कि थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह करने के लिए स्पेस होता है। ये सारी चीज़ें जो है कॉर्टेक्स का काम है। उसके बाद एंडोडर्मिस जो है वो लास्ट लेयर है किसकी, कॉर्टेक्स का ही एक पार्ट है जिसे हम लोग एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के पास प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन ट्रिप्स इन टर्म ऑफ द प्लांट, इन टर्म ऑफ द रूट। अगर रूट के पास है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होंगी, कैस्पेरियन ट्रिप्स प्रेजेंट होंगी। ये कैस्पेरियन ट्रिप्स क्या करती हैं, ये चेक करती हैं कि कौन सी चीजों को रूट जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे वैस्कुलर सिस्टम तक पहुंचाना है, कौन सी चीजों को नहीं पहुंचाना है। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है कि कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है एक सेल से दूसरे सेल्स में, कौन सी चीजों को नहीं करना है। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे रूट्स हेयर्स एराइजेस हैं। ये रूट हेयर चीजों को एब्जॉर्ब करके कॉर्टेक्स को भेजती हैं, कॉर्टेक्स उसे एंडोडर्मिस के पास तक भेजता है, और एंडोडर्मिस में प्रेजेंट कैस्पेरियन ट्रिप्स उसको मतलब कि अलाउ करती हैं कि कौन सी चीज़ें अंदर जाएंगी, कौन सी चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी। तो उसके हिसाब से जब कैस्पेरियन ट्रिप्स जिस चीज़ को अलाउ करती है, मतलब कि जो कैस्पेरियन ट्रिप्स जिसको अलाउ करती है वो चीज़ें अंदर आती हैं, अदरवाइज नहीं आती हैं। अगर जो चीज़ें अंदर आती हैं वो जाइलम के थ्रू जो है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जो है कि सप्लाई उनका होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, रूट हेयर अराइजेस फ्रॉम। रूट्स की जो हेयर्स होती है वो कहाँ से अराइज होती हैं, तो रूट्स की जो हेयर होती है वो यूनिसेलुलर होती है, जिसे हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। वाटर का
एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता होती है वो रूट हेयर्स के पास ही होती है। रूट का कोई और पार्ट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, रूट हेयर्स ही वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। आयंस भी रूट हेयर्स द्वारा ही एब्जॉर्ब होती हैं। इनका ओरिजिन जो है वो बाहर की लेयर से होता है, जिसे हम लोग एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस कहते हैं। तो रूट हेयर आर अराइजेस फ्रॉम एपिब्लेमा। कॉर्टेक्स क्या है? वो कॉर्टेक्स वाला वो वाला रीजन है जो कि वेस्कुलर सिस्टम को जो आउटर कवरिंग है उसे अलग करते हैं, इसे हम लोग ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट में क्या है? पेरिसाइकल, ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वेस्कुलर सिस्टम की स्टार्टिंग है। और लास्ट में क्या है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट वाला लेयर है जिसमें कैस्पीरियन ट्रिप्स होते हैं जो कि क्या करता है? सेलेक्टिव परमेबल चीजों के ट्रांसपोर्ट को चेक करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लेटरल ब्रांचेज इन अ रूट अराइजेस आउट। अगर आपके रूट्स में कोई लेटरल ब्रांचेस अराइजेस हो रही है, जैसे प्लांट में हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरीके से एक मेन स्टेम होती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मेन स्टेम है, तो मेन स्टेम से क्या होती है कि इस तरीके से साइड में ब्रांचेस अराइजेस होती हैं। और ये जो साइड की ब्रांचेस होती है ये कहाँ से अराइज होती हैं? ये एक्सिलरी बड से अराइजेस होती हैं। जैसे कोई लीफ निकली है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे कोई लीफ निकली है और यहाँ पे छोटा सा जो स्पॉट्स होता है उसकी सहायता से क्या होती हैं? ब्रांचेस निकलती हैं। तो उसी तरीके से अगर हम रूट की बात करें तो रूट में प्लांट की अगर हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो सेल की बात करेंगे कि रूट ऐसे इस तरीके से, मान लीजिए रूट है, बाहर क्या है? एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस है, फिर क्या है आपके पास? एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, जाइलम फ्लोएम पे ये सारी चीजें प्रेजेंट है। यहाँ भी पूछा है कि जो लेटरल ब्रांचेस अराइजेस होती हैं वो कहाँ से होती हैं। तो अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो पेरिसाइकल होती है, मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉर्टेक्स वाला रीजन हो गया, कॉर्टेक्स वाले रीजन के बाद हमारे पास क्या हो गया? एंडोडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास क्या है? पेरिसाइकल है। पेरिसाइकल जो चीज प्रेजेंट है, पेरिसाइकल से ये जो पेरिसाइकल्स प्रेजेंट है, इस पेरिसाइकल की जो सेल्स हैं यही आगे चल के लेटरल जो ब्रांचेस होती है उसको अराइज करने में हेल्प करती हैं। यहीं से ओरिजिन होता है लेटरल ब्रांचेस की जो इनिशियल सेल्स होती हैं उसका। तो पेरिसाइकल इज द स्पॉट या फिर इज द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ लेटरल ब्रांचेस इन केस ऑफ रूट। रूट के केस में जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो पेरिसाइकल से अराइज होती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? पेरिसाइकल। ये सारी चीजें देखिए, ये सारी चीजें आपको एक बार कॉन्सेप्ट बना के याद करनी है कि रूट में किस चीज का ओरिजिन कहाँ से होता है, रूट में कौन सी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जाइलम अंदर होता है कि फ्लोएम अंदर होता है, पिथ कैसा होता है, सेल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। इन सारी चीजों को आपको एक बार जो है दिमाग में सेट करना है कि डाइकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में क्या होता है, प्लांट मतलब कि स्टेम के केस में क्या होता है, रूट के केस में क्या होता है। तो ये चीजें आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जो है कि इस सारे क्वेश्चन के आंसर पता चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइथियम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनस। जो साइथियम क्या है? ये एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। साइथियम क्या है? वो एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। और ये इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इन्फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है कि एक जो आपका पेडंकल होता है, मान लीजिए कि आपने अगर कोई फ्लावर देखा होगा जो कि गुच्छे में बनता है, इस तरीके से एक पेडंकल होता है, इस पे बहुत सारे जो है फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके से फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, इन फ्लावर्स की जो मतलब ये किस तरीके से अरेंज है, इसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अपॉन द या फिर ऑन द पेडंकल इज कॉल्ड द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। सो साइथियम भी एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। होता क्या है इसमें कि इसमें एक सिंगल फीमेल्स प्रेजेंट होती है, उसके सराउंडिंग में मल्टीपल्स मेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल फीमेल होती है, उसके सराउंडिंग में मल्टीपल्स क्या होते हैं? मेल्स होते हैं। ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं साइथियम। और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलता है यूफोरबिया फैमिली में। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? यूफोरबिया फैमिली में। यूफोरबिया फैमिली क्या है? यहाँ पे एक मिल्की लैटेक्स निकलता है स्टेम से। अगर आपने रेड देखा होगा, रेड या फिर जिसे हम लोग अरंडी कहते हैं, वहां पे इस तरीके का फ्लावर देखने को मिलता है, यूफोरबिया उसका नाम है। जो रेड आपके सराउंडिंग में देखने को आपको मिलता होगा इस तरीके से, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये है यूफोरबिया। और इसमें जो है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। फाइकस में हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ऑसिमम सैंक्टम जो है उसमें जो है कि आप कह सकते हैं एक प्रकार का साइमस वाला या हेलिकॉइड वाला आपको देखने को मिलेगा। और टैजेट्स का मुझे नहीं पता। नेक्स्ट में क्या है? व्हेन अ स्टाइल अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द ओवरी इट इज नोन एज। जब कोई स्टाइल उनका ओरिजिन कहाँ से होता है? बेस ऑफ ओवरी, ओवरी के बेस से। तो इस तरीके का जो आपका जो
स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो आपका स्टाइल है उसका ओरिजिन कहाँ से होगा? ओवरी की बेस से। मतलब आपके पास जो ओवरी प्रेजेंट थी उसके बेस से आपका स्टाइल का ओरिजिन होगा, उसके बेस से आपका क्या होगा? स्टाइल का ओरिजिन होगा। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर कहलाता है गाइनोबेसिक। गाइनो का मतलब क्या होता है? गाइनो वर्ड यहाँ पे ओव्यूल के लिए ओवम के लिए यूज किया गया है, ओवरी के लिए। मतलब गाइनो का मतलब गाइनोशियम, गाइनोशियम वर्ड यूज फॉर द फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे ये जो गाइनोशियम वर्ड यूज किया गया है वो ओव्यूल के लिए सॉरी ओवरी के लिए यूज किया गया है। तो ओवरी के बेस से जब स्टाइल निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When a style arises from the base of the ovary, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन है हाइपेंथोडियम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ। जो हाइपेंथोडियम है वो एक कैरेक्टरिस्टिक का तरीका है किसका? कौन से इन्फ्लोरेसेंस का? हाइपेंथोडियम में होता क्या है कि यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर मल्टीपल जो है कि फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपने फाइकस देखा होगा जिसे हम लोग अंजीर कहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे एक जो है ओपनिंग होती है। हालांकि मुझे फिगर ड्रॉ करना तो नहीं आता, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे जो है कि ऐसा कह सकते हैं कि एस्ट्रोडाइल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि लोअर साइड में अगर मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर से क्या होता है? मान लो कोई इंसेक्ट यहाँ से एंटर करता है तो वो पहले मेल फ्लावर्स में आएगा, उसके बाद मान लो कि यहाँ से जब मूव करके फीमेल तक जाएगा तो वो इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाता है। तो हाइपेंथोडियम क्या एक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है जो कि कप शेप होता है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आपको जो है कि फाइकस में देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर आप जो है कि पीपल वगैरह की फ्लावर फ्रूट्स भी देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम तरीके का जो है कि इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। गूलर में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। नॉर्मली लोग गाँव में कहते हैं कि अगर आपने गूलर का फूल पा लिया या फिर गूलर के फूल अगर आपको मिल गया तो ऐसा चीज़ें आप कर सकते हैं, या बहुत सारे समय हैं गूलर के फूल को लेके, क्योंकि उनको पता नहीं कि जो वेशल से ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्रूट आपको देखने को लग रहा है वही उनका फ्लावर है, वो उनका इन्फ्लोरेसेंस है। तो गूलर का फ्लावर नॉर्मली कोई भी देख सकता है क्योंकि वो इन्फ्लोरेसेंस उनका जो है वो हाइपेंथोडियम तरीके का होता है। तो हाइपेंथोडियम जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? फाइकस का। यहाँ पे फाइकस एग्जांपल में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेलिकॉइड साइम इज फाउंड इन। हेलिकॉइड साइम्स का क्या तरीका होता है? क्या होता है हेलिकॉइड साइम? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोटोज थोड़ी ब्लर है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे क्या है कि एक इस तरीके से ब्रांच आई है। ठीक है, उस ब्रांच पे एक यहाँ पे फ्लावर लगा है, इस ब्रांच पे यहाँ पे एक फ्लावर लगा है, इसके 90 डिग्री पे इस तरीके से एक और ब्रांच निकली है जहाँ से एक फ्लावर लगा है, फिर इसके साइड में 90 डिग्री से एक ब्रांच निकली जहाँ पे फ्लावर लगा है, फिर इसके 90 डिग्री से फ्लावर निकली जहाँ पे ब्रांच लगा है। इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसे कहते हैं हेलिकॉइड साइम। मतलब कि आपने इस तरीके से ड्रॉ किया, यहाँ पे फ्लावर लग गया, अब यहाँ से एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर निकला, फिर यहाँ पे फ्लावर निकल गया, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्ट्रक्चर निकला, यहाँ पे फ्लावर निकल गया, फिर यहाँ से नेक्स्ट स्ट्रक्चर निकला, यहाँ पे फ्लावर लग गया, यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर निकला, यहाँ पे फ्लावर निकल गया। तो ऐसा जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसे कहते हैं हेलिकॉइड साइम। हेलिकॉइड साइम का मतलब क्या कि यहाँ पे जो साइमोज इन्फ्लोरेसेंस साइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस होती है। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका फ्लावर होता है इसका जो टिप एरिया होता है, मतलब यहाँ पे जो टिप वाला एरिया है वो कभी भी फ्लावर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है और यहाँ पे जो है नए नए फ्लावर्स जो है बनते रहते हैं। लेकिन जो साइमोज तरीके का होता है यहाँ पे आपका जो टिप है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है और इसके साइड से फ्लावर्स निकलती हैं, अगर फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इसके साइड से फ्लावर निकलेंगी। तो इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस उसे साइम कहते हैं या फिर साइमोज कहते हैं। तो साइमोज यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो डिफ्रेंशिएट हो गया, इसके 90 डिग्री पे फिर से फ्लावर निकला जो कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो गया। तो इस प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं हेलिकॉइड साइम। तो हेलिकॉइड साइम क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। और अगर आपने हेलिकॉइड साइम के बारे में पढ़ा है तो हेलिकॉइड जो साइम है वो आपको डायंथस में देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। डायंथस में ही हेलिकॉइड साइम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बस करते हैं आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और PYQ सॉल्व करिए। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के PYQs मिल रहे हैं, खुद को भी सॉल्व करिए। और अगर हो सके तो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा, चाहे वो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो इंस्टा आईडी हो, कहीं पे भी आप हमें शेयर करिए वो क्वेश्चंस, ताकि हम लोग उसे भी आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।